तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जैसा कि जान ही होंगे कि आप सभी लोग यहाँ ALP टेक्नीशियन को देखते हुए जो सीरीज चलाया जा रहा था, और कल जो हमने आपको स्पेशल जो है संविधान का क्लास भी दिया था। जो सभी लोग साथी उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को जाके देख सकते हैं। संविधान के बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त डिस्कशन जो है वो कराया गया है। मतलब उस बुक में जो है उस क्लास में आपको महेश बनवाल के क्लास के साथ साथ जो आपको NCERT का जो फैक्ट बनता था वो, और उसका लूसेंट बुक से जो क्वेश्चन बनने वाला था उन सारे क्वेश्चनों का वो जो रिवाइज जो वो करवा दिया गया था। तो हर दिन की भांति जो क्वेश्चन जो पूछा था एक दिन पहले, और उस वीडियो के लास्ट में हमने कल क्वेश्चन भी पूछा था, और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि डेविस कप जो है या कि इसको कौन जीतता है। इसका सही जवाब जो है इटली हो जाएगा। इटली जो है 2024 का डेविस कप जो है वो जीत चुका है, और इसमें जो है नीदरलैंड जो है वो हार चुकी है। तो इसमें जो सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन्हीं का नाम जो है डिस्कशन टीम द्वारा लाया जाता है। तो आज सबसे पहले स्थान पे आए हैं जो कि प्रशांत बाबू जी हैं, जो कि पटना बिहार से आए हैं। दूसरे स्थान पर जो है यह आरोही कुमारी जी है, जो कि खगड़िया से आई है। तीसरे स्थान पर जो आए हैं इनका नाम हो जाएगा सुबोध कुमार जी हैं, जो कि पचपैका बिहार से आए हैं। चौथे स्थान पर जो वह आए हैं इनका नाम हो जाएगा यह सुनील मंडल जी हैं। और पाँचवें स्थान पर जो है वो प्रवीण कुमार जो कि तमिलनाडु से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं, और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन जो वीडियो जो है वो हर दिन की भांति आज भी शानदार होने वाला है, और आपको जो आज भी होमवर्क के माध्यम से ही क्लास होने वाला था। जो होमवर्क दिया गया था उसी के माध्यम से डिस्कशन कराया जाता है। और होमवर्क की बात कीजिएगा तो आपको एक दिन पहले जो है वो FMSC का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी दे दिया जाता है, और उसी के साथ साथ जो है आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आप लोग इस दोनों चीज़ से नहीं जुड़े हैं या अभी तक अनजान है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, तो दोनों चीज़ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है, उसके बाद साइंस स्पेशल रहता है, उसके बाद लास्ट में करंट, और शुरू का जो है वो करंट का क्लास रहता है। तो शुरू का जो करंट का क्लास रहता है वो डेली का करंट रहता है, और जो लास्ट का करंट रहता है वो आपको SPD बुक के माध्यम से जो कि वार्षिक एकांक है उसमें जो 1 लाइन क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चनों का डिस्कशन जो वो कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, इनके नासा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये जेरड इसाक मैन को जो है नियुक्त की है। इसमें नाना नहीं, ये नासा हो जाएगा। किसको नियुक्त किया है? यह जेरड इसाक मैन को जो वो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी हो जाएगी? ये भारत की। इसरो अमेरिका की, इसरो जो हो जाएगी वो भारत की हो जाएगी। और नासा कहाँ की हो जाएगी? अमेरिका की हो जाएगी। जाक्सा कहाँ की हो जाएगी? जापान की हो जाएगी। और कांसा कहाँ की हो जाएगी? ये दक्षिण कोरिया की हो जाएगी, साउथ कोरिया की हो जाएगी। ठीक है। और जो है बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में जो है ना यह नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है? यह SpaceX के सहयोग से जो वो लॉन्च किया है, क्रू 9 मिशन को जो वो लॉन्च किया। देखिए SpaceX सहयोग किया है इसमें, और SpaceX के द्वारा मिशन के नाम पूछेगा तो मिशन कौन हो जाएगा? क्रू 9 मिशन जो है यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में जो है वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? यह अलेक्जेंडर डन को चुना गया। किसको चुना गया है? अलेक्जेंडर डन को चुना गया। और रामानुजन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये गणित के क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का लॉन्च जो है ना वो कहाँ किया गया है? भारत के मुंबई में किया गया है। कहाँ किया है? क्रूज मिशन जो है वो मुंबई में इसका लॉन्च किया गया। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को पहली बार जो है ना संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये नारकोटिक्स ड्रग्स को चुना गया है। 68वें क्रम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नारकोटिक्स ड्रग्स को वह चुना गया है। बताइएगा UNO की स्थापना कब किया गया था? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में UNO का जो है वो आपको इसका स्थापना किया गया था। और इसमें UNO में जो है ना वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 193। और 193 क्रम का देश कौन है? साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी कहाँ है? जुबा। जिसका राजधानी कहाँ है? जुबा हो जाएगा। आगे बताएगा इसमें जो है ना 51वां, शुरू में 51 देश जिसमें इसकी स्थापना हुई थी, तो 50 को देश जो साइन कर दिया था, और लास्ट में को साइन किया था जो 51 क्रम का देश बना था, और वो 51वें क्रम का देश कौन बना था? पोलैंड बना था। ठीक है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये होगा। बताइएगा कि हाल ही में जो है चर्चा में रहा नववर्ष जो है ना इसका नाम हो जाएगा रोश हसनाह का संबंध जो है ना वह किस समुदाय से हो जाएगा? यह यहूदी समुदाय से हो जाएगा। यह आपको जो है नववर्ष हो जाएगा जो कि रोश हसनास, और इसका संबंध किस धर्म से हो जाएगा? यहूदी संप्रदाय से हो जाएगा। बताइएगा नवरोज किस धर्म का संबंध है? पारसी हो जाएगा नवरोज। और नवरेज कहाँ मनाया जाता है?
ये जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल मनाया जाता है। नवरेज जो है कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और नवरोज पूछेगा तो ये पारसी समुदाय का क्या हो जाएगा? ये नव वर्ष हो जाएगा। आगे बताइएगा कि हाल ही में जो है शास्त्रीय भाषा को दर्जा जो है ना वो दिया गया। और कितना शास्त्रीय भाषा हो गया? अब 11 गो। पहले 6 गो था, उसके बाद 3 गो बना, फिर उसके बाद 2 गो और ऐड कर दिया गया। 6 + 3 + 2 यानी 6 5 कितना हो गया? 11 गो हो गया है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है ना UNGC ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित, किस तिथि को जो है ना विश्व ध्यान दिवस के रूप में शामिल किया है? इसको 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में जो है इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है नेपाल के माध्यम से, नेपाल जो है ना या भारत के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। और किस देश के साथ समझौता किया? ये तो बांग्लादेश के साथ नेपाल समझौता किया। और ये भारत से होते जाएगा। और भारत में कहाँ से गुजरेगा ये? हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर से होते हुए बिजली जो कहाँ जाएगी? बांग्लादेश जाने वाली है। आगे बताइएगा कि चर्चा में रहा अहिल्या नगर जो है ना ये किसका नया नाम हो गया है? अहमदनगर का। और अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। मतलब अहमदनगर का नया नाम क्या हो गया है? अहिल्या नगर हो गया है। बताइएगा कि हाल ही में जो है जो चर्चा में रहा तूफान दरगाह के कारण जो है ना कहाँ रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है? इंग्लैंड में। कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में। तूफान दरगाह के कारण रेड अलर्ट कहाँ घोषित कर दिया गया है? ये इंग्लैंड में जो है घोषित जो है वो कर दिया गया। मतलब वहाँ जो है ना रेड अलर्ट मतलब तूफान दरगाह के कारण ऐसा हो गया है। और कुछ तूफान जो है जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले आया था, इसका नामकरण कौन किया? इसका नाम बताइएगा। तो फेंगल, कुछ तूफान बोले में कतर कैसे आ जाएगा? पहले क्वेश्चन का नाम सुन लीजिए पहले। फेंगल तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ये सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया था। फेंगल का नाम कौन किया था? सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। बताइए असना का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? असना का जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। ठीक है। रेमल का नामकरण कौन किए थे? ओमान के द्वारा किया गया था। दाना, इसका नामकरण कौन किया है? यह कतर के द्वारा किया गया है। दाना किसके द्वारा किया गया है? कतर का। फेंगल पूछेगा तो ये सऊदी अरबिया के द्वारा किया गया। असना पूछेगा ना तो कौन हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए विपर्जय का नामकरण कौन किया था? बांग्लादेश। ठीक है। चला मोचा कहाँ आया था? मोचा ये म्यांमार में आया था। और नामकरण कौन किया था? यमन के द्वारा किया गया था। ठीक है। बताइएगा रैमल का नामकरण कौन किया था? ओमान के द्वारा किया गया था। और एक चक्रवात आया था तेज, इसका नामकरण कौन किया था? यह भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना ने अपना 92 यानी 92 क्रम का स्थापना दिवस जो है ना ये कहाँ मनाया है? ये चेन्नई में मनाया। और भारतीय नौसेना का जो है ना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ये नौसेना हो जाएगा तो 4 दिसंबर, और वायुसेना हो जाएगा तो 8 अक्टूबर, और थल सेना हो जाएगा तो 15 जनवरी को। तो नौसेना जो इस बार मनाया गया है कहाँ मनाया गया है? ये पुरी उड़ीसा में मनाया गया। इस बार इसका स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है, जो कि पुरी में पड़ता है। और वायुसेना वाला पूछेगा तो चेन्नई में मनाया गया है। ठीक है। और थल सेना वाला अगला बार जो मनाया जाएगा 2025 में मनाया जाएगा। यह कहाँ मनाया जाएगा? यह आपको पुणे महाराष्ट्र में जो है मनाया जाएगा। मतलब वहाँ अपना शक्ति का प्रदर्शन करता है और अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लूपेक्स जो है ना ये किसके किसके सहयोग से छूटेगा? ये भारत और जापान यानी इसरो और जाक्सा के सहयोग से कौन छूटने वाला है? लूपेक्स जो है छूटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि वर्तमान में कौन है अभी? JP नड्डा। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है और उसके बाद जो है सत्ता पक्ष के कौन है? राज्यसभा के नेता भी हो जाएंगे। ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जो हो जाएंगे। ये 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन सर्वव्यापी अभियान जो है ना ये कहाँ आरंभ किए हैं? ये हरियाणा में किए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नायब सिंह सैनी जो इनके द्वारा जो इसी के सहयोग से वो स्टार्ट किए हैं। बताइएगा टीबी जो है टीबी हारेगा और देश को जिताना है, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। टीबी उन्मूलन और टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी से बचने के लिए बच्चा में कौन सा सुइया दिया जाता है? BCG का टीका जो है वो दिया जाता है। और टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। टीबी से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। और टीबी होता किससे है? ये टीबी जीवाणु से होने वाला एक प्रकार का क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कॉलमेट मुरिन जो है गुरिन जो है इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म जो है वह हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है ना भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को जो है ना वो निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा के, मतलब कनाडा के राजनयिक क्या कर दिया है? निष्कासित जो है वो कर दिया गया है। बताइएगा यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड किसका उपग्रह हो जाएगा? बृहस्पति का उपग्रह जो हो जाएगा। यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह जो है वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा
और फोबोस डिमोस किसका हो जाएगा? मंगल का हो जाएगा। और भारत का सॉरी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिएगा कि हाल ही में जो है भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक का जो स्थापना किया गया, या किस आईआईटी के सहयोग से किया गया है? ये आईआईटी मद्रास के द्वारा सहयोग से किया गया हाइपर लूप। और हाइपर लूप में जो है ना एक ऐसा फंक्शन लगाया गया है, इसके अंदर जो है वो हवा नहीं रहेगी और सबसे तेज गति से जो है वो मतलब 1100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है वो चलने वाली है हाइपर लूप। और इसी हाइपर लूप में जो वो निर्वात रहेगा, मतलब हवा वहाँ नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, इसमें सहयोग करने वाला आईआईटी कौन हो गया है? आईआईटी मद्रास हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिएगा, बता दीजिएगा कि प्रोवो सुबिएंटो जो है ना वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वो तो ये इंडोनेशिया के बने हैं। कहाँ के बने हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। बताइएगा हाल ही में जो है किस देश में विद्रोही बलों के कारण जो है ना राष्ट्रपति जो है उस देश को छोड़ दिए हैं? ये सीरिया को छोड़ दिए हैं। ठीक है, सीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी जो है वो हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा कि हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता टीम जो है ना वह कौन हो गया है? ये न्यूजीलैंड हो गया। कौन जीता है? न्यूजीलैंड। ये पुरुष वाला कौन जीता है? तो भारत। और महिला वाला न्यूजीलैंड। और दोनों में उप विजेता कौन रह चुका है? ये साउथ अफ्रीका जो है दोनों में क्या हो गया है? उप विजेता हो गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है ना यह 2024 में किस तिथि को मनाया गया है? 7 दिसंबर को मनाया गया। और झंडा दिवस भी कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि उड़ान जो है ना, उड़ान योजना, इसका उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरे देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है ना ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है ना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? या केरल सरकार के द्वारा जो वो वहाँ पर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है घर पे बिजली बिल चला जाएगा चलान ऑनलाइन के माध्यम से। यानी सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है या केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है एडीबी का जो है ना 69वें क्रम का देश कौन बन गया है? इजराइल बन गया। और एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में जो एडीबी क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मनीला, जो कि किस देश की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी। और यहाँ एक और मुख्यालय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मनीला में हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वहां से उठ के केंद्र में चले गए और वहां जाने के बाद जो है हाँ शहरी आवास योजना के मंत्री बन चुके हैं। और वहां जाने के बाद एक योजना लॉन्च की है, उस योजना का नाम है ऊर्जा वीर योजना। कौन योजना? ऊर्जा वीर योजना। और यह ऊर्जा वीर योजना जो है ना यह कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में इसको स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया गया है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टार्ट किया गया है। इसका नाम हो गया है ऊर्जा वीर। और अग्निवीर योजना कब आई थी? 2022 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लाई गई थी। इसी में अगला घटना भी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, और याद रखिए ऊर्जा वीर कहाँ लाया गया है? ये विजयवाड़ा में लाया गया है। कहाँ लाया गया है? विजयवाड़ा में लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ना यह 2023-24 के में जन्म के समय लिंगानुपात जो था उसको पहले 918 था। अब मतलब सबसे कम तो हरियाणा में लिंगानुपात है ना, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? 930 हो गया है। मतलब जो लिंगानुपात सबसे कम पहले हरियाणा में था, और वहीं हरियाणा में ही जो है ना आपको 22 जनवरी 2015 को जो है मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि वहाँ का लिंग रेशियो जो है ना क्या सबसे कम था, इसलिए वहाँ से इसको बढ़ा कर दिया गया था। और वर्तमान में जो गणना हुआ है उसमें जो अभी मतलब जो है रेशियो अब जो है 930 प्रति 1000 जो है वो हो गया। याद रखिएगा हरिशंकर बाबू, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह वेनेजुएला के जो है विपक्षी देश के नेताओं के द्वारा जो है सखारोव पुरस्कार को जो है वो लॉन्च किया गया है। और वेनेजुएला एक मात्र ऐसा देश है जो कि अपनी सभी ग्लेशियर को क्या किया है? खो दिया। मतलब अपनी सभी ग्लेशियर को खोने वाला एकमात्र देश कौन बन गया है? वेनेजुएला जो है वो बन गया। तो जो करंट अफेयर का सीरीज था उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है। अब इसके द्वारा जो वो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको 2 एग्जाम पोर्टल का PDF क्लास NCERT का जो हो जाएगा, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको स्टार्ट करें। तो बताइएगा कि वह उपकरण कौन सा है जो कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? या गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। बताइएगा जनरेटर जो होता है यह किस सिद्धांत पर पालन करता है? ये
ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और आपको ट्रांसफर जो कन्वर्टिंग ऊर्जा पूछेगा तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये AC टू DC। ये जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में यह जो है बदलने का काम जो है वो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में दिएगा कि विद्युत धारा के ताप पर प्रभावित जो है एकमात्र ऐसा यंत्र का नाम बताइए जो कि विद्युत धारा के ताप पर यह प्रभावित रहता है। तो विद्युत हीटर, वही आयरन या हीटर जो है ये विद्युत धारा के ताप पर आधारित होता है। बताइएगा कि विद्युत स्विच को जो है ना किस तार में लगाया जाता है, लाइव तार में। और लाइव तार का कलर कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, बताइएगा कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। अगर आदर्श एमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा, तभी अच्छे से माप कर पाएगा उसको। आगे बताइएगा कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो है ना किसी विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है, मुख्य रूप से इसको श्रेणी क्रम में अधिकांश जोड़ा जाता है। आगे बताइएगा कि फ्यूज होने के लिए जो है ना क्या क्या विशेषता हो सकती है, गलनांक और आपको क्वथनांक में बताना है। दोनों तो उच्च निम्न बोल दिए, उच्च, हाँ ठीक है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक विद्युत फ्यूज का होना जरूरी है। आगे बताइएगा कि ट्यूबलाइट में जो है ना निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, यह नियोन और पारा का जो वाष्प जो है वो भरा जाता है। ट्यूबलाइट पूछ रहे हैं इसलिए याद रखिएगा, पारा और नियोन का वाष्प जो है, सॉरी नियोन और पारा का वाष्प जो है वो भरा जाता है। और ये हमेशा किस दाब पे भरा जाता है, लो प्रेशर पे इसको हमेशा भरा जाता है। तभी अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत कनेक्शन जो है ना वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा कि वही हुआ समांतर और श्रेणी क्रम वाला। बताइएगा कि ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं और उसमें किसकी कोटिंग की जाती है, ये PVC यानी पॉलीविनाइड क्लोराइड की उस पर क्या की जाती है, कोटिंग जो है वो की जाती है। बताइएगा AC और DC जो है ना वह किस रूप में होते हैं, या तो ये चार्ज के प्रवाह के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं, चार्ज के प्रवाह के रूप में होते हैं। बताइएगा कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंधित होने वाले नियम को किसका नियम कहा गया है, जूल का नियम कहा गया है। किसका नियम कहा गया है, जूल का नियम कहा गया है। बताइएगा विद्युन्मय तार का रंग किस तरह का होता है, यह लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और उदासीन तार का रंग पूछेगा तो काला होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि विद्युत का विभव हमेशा कैसा रहता है, यह सॉरी पृथ्वी का विभव हमेशा कैसा होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, वेबर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है, या चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जो कि इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है, परिमाण और दिशा जो है वो दोनों होता है। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण जो है ना होने वाली हानि से सुरक्षा करने के बचाने के लिए विद्युत में क्या उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। स्विच नहीं, विद्युत फ्यूज का उपयोग जो है वो किया जाता है। मतलब और लघु पतन में जो है ना धारा का मान क्या होता है, एकाएक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है ना अंगूठा और मध्यमा अंगुली के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। बताइएगा कि क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है, चुंबक के भीतर पूछ रहे हैं तो वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होगी, ये चुंबक के भीतर पूछेगी तो दक्षिण से उत्तर, और चुंबकीय क्षेत्र अगर क्षण चुंबक का बाहर से पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण। मतलब चुंबक के अंदर रहेगा अगर क्षण चुंबक है तो दक्षिण से निकलेगा और उत्तर से घुसेगा, दक्षिण से निकलेगा उत्तर में घुसेगा, फिर दक्षिण से निकलेगा उत्तर में घुसेगा। और ये चुंबक के बाहर पूछेगा क्षण चुंबक के तो ये उत्तर से दक्षिण होता है। आगे बताइएगा कि कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण अगर हो रही है तो धारा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उस समय क्या होगा, धारा का मान सबसे अधिक हो जाएगा। आगे बताइएगा पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पूछेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। बताइएगा ट्रांसफार्मर जो है ना किस सिद्धांत पर पालन करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी जो होती है ना किसकी दिशा को इंगित करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को इंगित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। आगे बताइएगा कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है ना फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, वाम हस्त के नियम का उपयोग जो है वो किया जाता है। और इससे भर भर के क्वेश्चन एलपी में पूछा जा रहा था इस बार। आगे बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि हो जाएगी, यह सदिश राशि जो है वो हो जाएगी। आगे बताइएगा कि एक स्थिर आवेश जो है ना अपने चारों ओर जो है ना केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र जो है वह उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक त्वरित आवेश उत्पन्न जो करता है तो वह कौन सा तरंग उत्पन्न करता है,
तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो उत्पन्न करता है। आगे बताइएगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है तो इसमें किस नियम का फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जा रहा है तो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और या आपको मैक्सवेल के कॉर्क-एक्सरू नियम से, तो ये दोनों नियम से जो है इसका नियम का पता जो है वो लगाया जा सकता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि धारावाही पास जिसमें लूप कहते हैं इसमें फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा या बढ़ेगा। ये जितना उसका फेरा बढ़ेगा उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल होगा और वो उसकी मान जो उतना बढ़ते जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारावाही परिनालिका जो है ना वह किस चुंबक के भांति काम करती है, तो ये क्षर चुंबक के भांति काम करती है। कैसे काम करती है? क्षर चुंबक के भांति जो है वो काम करती है। आगे बताइएगा कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्षर चुंबक जो है ना यह किस दिशा में ठहर जाता है, उत्तर दक्षिण में ठहर जाता है। और जो कंपास होता है वो हमेशा किस दिशा को सूचित करता है, ये हमेशा दक्षिण है, सिर्फ उत्तर को ही जो वो कंपास पूछेगा ना तो उसमें एक सुइया होता है, वो हमेशा उत्तर की ओर जो वो डिनोट करता है। आगे बताइएगा कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन जिसको एमआरआई भी कहा जाता है, और ये पूरा शरीर की जांच करने के लिए एमआरआई जो है क्या कहते हैं स्कैनिंग भी कराया जाता है, एमआरआई का चेकिंग भी होता है। इसका उपयोग जो किया जाता है तो उसमें इसका उपयोग शरीर के भीतरी भागों के लिए किया जाता है या शरीर के बाहरी भाव को चेक करने के लिए आता है। ये शरीर के भीतरी भाव को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें कौन सा रे निकलता है, इसमें चुंबकीय रे निकलता है, ठीक है। इसमें चुंबकीय रे जो है वो निकलता है और शरीर के भीतर की छवि को जो है वो हमारे डिस्प्ले के सामने प्रदर्शित करता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो या विद्युत जनित्र जो है ना वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये वही डायनेमो या जनरेटर पूछ रहे हैं तो वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि लघु पथन का कारण क्या क्या हो सकता है। मतलब जो अगर लघु पथन हो रहा है, ऑप्शन सुन लीजिए, आपके पास है अतिभारण या विधुन्मय या उदासीन तार, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एक साथ सीधा संपर्क हो जाना, या आपका अतिभारण हो जाना, या आपको उच्च वोल्टेज एकाएक आ जाना, ये सभी होगा या इनमें से कोई एक होगा। ये सभी जो है आपको क्या होगा, लघु पथन का कारण जो है वो हो सकता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सट रहा है फिर भी क्या हो रहा है आपके साथ लघु पथन जो है क्या कहते हैं लघु पथन जो है वो हो सकता है। और लघु पथन में धारा का मान क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ट्रांसफार्मर जो है ना, यह ट्रांसफार्मर जो है ना वो डीसी के लिए केवल काम करता है कि नहीं करता है, या सिर्फ एसी के लिए काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमेशा एसी को जो है आगे की ओर ट्रांसफर जो है वो करता है। आगे बताइएगा कि चुंबकीय फ्लक्स कैसा है, मात्रा क्या हो जाएगा, बेवर हो जाएगा। और आगे बताइएगा कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि तांबा जो है ना वह लौह चुंबकीय पदार्थ है कि नहीं है, यह लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यह जो है आपको अनुचुंबकीय पदार्थ है। मतलब जो है ना अनुचुंबक मतलब थोड़ा सा चुंबक जो है इसके अंदर जो है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए जो है ना कौन सा पदार्थ अधिक उपयोग है, तो नरम लोहा जो है क्या है सबसे अधिक उपयुक्त होता है। और नरम लोहा से किसका निर्माण किया जाता है, अस्थायी चुंबक का, नरम लोहा से अस्थायी चुंबक का उपयोग जो वो किया जाता है। आगे बताइएगा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो है ना किससे मापी जाती है, ए मीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, ए मीटर से मापी जाती है। बताइएगा सीमेन जो है ना किसका ऐसा मात्रक है, चालकता का ऐसा मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि ओम जो है ना ओम मीटर से किसे मापा जाता है, विद्युत प्रतिरोधक को मापा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, तो ये मैग्नेटाइट का क्रिस्टल जो है वो पाए जाते हैं, मधुमक्खियों के पेट में पाए जाते हैं। और मधुमक्खियां अपना शहद किससे प्राप्त करती है, मकरंद से प्राप्त करती है। सिर्फ ऐसे करने से प्राप्त नहीं होती है, मकरंद से प्राप्त होती है, समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। यानी ऊर्जा जितना क्षय हो रहे हैं उसी को क्या कहता है, विद्युत शक्ति। आपको ऑप्शन में धारा भी रहेगा, परिपथ भी रहेगा और शक्ति भी रहेगा। तो विद्युत परिपथ में जितना ऊर्जा क्षय हो रही है उसी को दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और काम करने की दर को भी क्या कहते हैं, शक्ति ही कहते हैं। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार को जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में चलने पर उसके सिरे के विभवांतर जो सिरे के बीच जो है विभवांतर पैदा होने की घटना जो है ना वो कौन सी चुंबक कहलाती है, यह विद्युत चुंबक जो है वो कहलाती है। आगे बताइएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षर का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का जो है वो उपयोग किया जाता है। बताइएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा जो है वो किया गया था। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूछेगा ना
तो वो ऑर्स्टेड के द्वारा किया गया था। आगे बताएगा चुंबक के सजात ध्रुव के बीच क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है, और विषमजात पूछेगा तो आकर्षण होता है। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो वो काम करता है। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा को दिखाता है, बल को दिखाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि उसमें जो तर्जनी जो होता है, तर्जनी किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और मध्यमा जो कि मिडिल फिंगर होता है वो हमेशा विद्युत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को दिखाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है FBI से, इसको याद रख सकते हैं। आगे बताइएगा स्विच जो है हमेशा किस तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में या लाइव तार में हमेशा स्विच जो है वो लगाए जाते हैं। आगे बताइएगा विद्युत चुंबक विद्युत फ्यूज जो है ना वो किस पर आधारित होता है, ये तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। और आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो है ना वह किस तार में जोड़ा जाता है, ये भी हमेशा मेन तार में ही जोड़ा जाता है, यानी विद्युत फ्यूज जो है वो हमेशा मेन तार में ही लगाया जाता है। आगे बताइएगा कि चुंबक बनाने के लिए जो है ना प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि देखिए NCERT का एक भाषा है कि वास्तव में जनरेटर जो है ना वास्तव में विद्युत जनित एक प्रकार का क्या है। इसका सही जवाब सुन लीजिएगा कि यह जो है ऊर्जा परिवर्तक की तरह काम करता है, ऊर्जा परिवर्तक की तरह काम करता है। मतलब ऑप्शन जो NCERT का रहता है, जो अभ्यास प्रश्न में दिया रहता है, उसका सही जवाब इसमें लिया गया है। आगे बताइएगा कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। बताइएगा विद्युत धारा में उत्पन्न करने की युक्ति जो है ना, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, जनरेटर कहलाती है। ठीक है, आगे बताइएगा कि लघु पथन के समय धारा का मान क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है। बताइएगा कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव जो है ना किस नियम को फॉलो करता है, यह जूल के नियम को फॉलो करता है। बताइएगा कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, बताइएगा चालक तार का प्रतिरोध कैसा होता है, नगण्य होता है, उसका प्रतिरोध चालक तार में प्रतिरोध नहीं होता है। आगे बताइएगा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्टेज में की जाती है, वो 220 वोल्ट में, और हर्ट्ज में पूछेगा तो 50 हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है ना वो किस नियम को फॉलो करता है, ये फैराडे के नियम को जो फॉलो करता है। किसके फॉलो करता है, फैराडे का नियम को फॉलो करता है। बताइएगा कि 1 किलोवाट घंटा जो है ना यह कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, और उसमें किलो हटा देंगे, सिर्फ वाट घंटा रहेगा तो 3600 जूल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3600 जूल के, मतलब किलो लगेगा तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, और उसी में मतलब किलो हटाइए 1000 से गुना करना छोड़ दीजिए, बाकी इसी में आएगा कि सिर्फ अगर 1 वाट घंटा पूछेगा तो 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 100 वाट का बिजली जो है ना अगर 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए के यूनिट से अगर विद्युत खर्च होगा तो क्या रुपया लगेगा, 5 रुपया जो खर्च होगा। ठीक है, बताइएगा विद्युत फ्यूज जो है किस किस के मिश्रण से बना होता है, शीशा और टीन से बना होता है, तांबा टीन नहीं, शीशा और टीन, PB और SN से मिलकर बना होता है। बताइएगा इक्का सिलिकॉन जो है ना किस नाम से जाना जाता है, जर्मेनियम। इक्का सिलिकॉन पूछेगा तो यह जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि विद्युत अपघटन का नियम कौन दिए थे, माइकल फैराडे। ऐसे पूछेगा कि फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। आगे बताइएगा कार के बैटरी का कैथोड जो है ना वो किसका बना होता है, लेड ऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है, लेड ऑक्साइड का बना होता है। और कैथोड पर कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, बताइएगा कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, एमीटर से। अभी भी कुछ तकलीफ है क्या, विद्युत धारा पूछेगा तो एमीटर, और उसी में धारा की उपस्थिति पूछ देगा ना तो गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, आगे बताइएगा कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में पूछेगा तो लाउड स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है ना, ये इसमें जो है दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा जो है ना किस ओर दिखाता है, ये चालक की गति की, दाहिना पूछ रहे हैं बायां नहीं, ये चालक की गति की दिशा को जो वो दिखाता है। आगे बताइएगा वेबर किसकी इकाई हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो हो जाएगी वो वेबर हो जाएगी। अब जो है भूगोल है, भूगोल
अब जो है अब स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि इसमें भूगोल दिया गया था, भूगोल में किया जाता है। उसके बाद जो है बाकी जो पहले साइंस देख लेते हैं, उसके बाद शेष समय बचते हुए उसके बाद इसके बाद को कराया जाएगा, जो कि होमवर्क में दिया गया था। तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा उत्तोलक जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कितना तो कल भी करा दिया गया था, परसों भी करा दिया गया था। बताइएगा कि संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये संतुलन जो है ना ये भी 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई, अस्थाई और ये उदासीन संतुलन होता है। और उत्तोलक में बात कीजिएगा तो उत्तोलक जो है ना, उत्तोलक जो है किस सिद्धांत को फॉलो करता है? परसों भी बताए थे आपको, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत को फॉलो करता है और ये आर्किमिडीज के द्वारा व्याख्या इसका जो है वो किया गया था। आगे बढ़ेगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है ना वो यांत्रिक लाभ जो है वो क्या होता है? 1 से बराबर, 1 से कम या 1 से अधिक होता है। और दूसरा हो जाएगा तो हमेशा 1 से क्या होगा? अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। और तीसरा में हो जाएगा तो हमेशा 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए कुछ ना कुछ बातें तभी आप इतना बन ठन कहते हैं, वो समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो घर्षण जो है ना यह एक प्रकार का बल होता है और यह हमेशा वस्तु को क्या लगता है? विपरीत दिशा में यह लगता है। बताइएगा कि घर्षण के कारण जो है ना अगर ऊर्जा का क्षय न होके वह किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो ये तापीय ऊर्जा में बदलता है। तभी देखते हैं ना घर्षण होने के बाद जो है ना क्या होता है, शरीर जो है वो चीज़ गर्म हो जाता है। आगे बताए, घर्षण जो होते हैं ना मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। घर्षण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे कमजोर वाला घर्षण कौन हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण। सबसे मजबूत वाला हो जाएगा तो स्थैतिक घर्षण, और सबसे कमजोर पूछेगा तो ये लोटनी घर्षण, जो लुढ़कते हुए रहता है वो क्या हो जाएगा? सबसे कमजोर घर्षण हो जाएगा। सुन लीजिएगा, स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद आपको सीमांत घर्षण हो जाएगा, उसके बाद सर्फी घर्षण को ही गतिज घर्षण कहा जाता है, और चौथा हो जाएगा आपको लोटनी घर्षण। आपको एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा घर्षण पाया जाता है, ठीक है ना। तो सुन लीजिएगा, हर एक घर्षण को क्वालिफाई कर रहे हैं। बताइएगा कि पिंड की स्थिर अवस्था में अगर कोई घर्षण लग रहा है तो वो कैसा घर्षण हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण लग जाएगा, ठीक है। अगर पिंड सरकने की अवस्था में है, सरका नहीं, अगर सरकने की अवस्था में घर्षण लग रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? सीमांत घर्षण हो जाएगा। उसके बाद पिंड की आना तल पर फिसलने की अवस्था में है तो वो हो जाएगा आपको सर्पी घर्षण हो जाएगा। और फिसलने की अवस्था के बाद रुक रहा है तो क्या हो जाएगा? वो लोटनी घर्षण है। लोटनी घर्षण में घर्षण का बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन, एफ एस कॉस थीटा उसका फार्मूला हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि थीटा के बात करते हैं, एफ एस कॉस थीटा में थीटा जो है या किसके किसके बीच कोण बनाता है? ये तो ये बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है ना उसी को क्या कहते हैं? थीटा से डिनोट किया जाता है। और उसमें जो कोण का डिग्री होता है वही थीटा का मान रखा जाता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि बल और विस्थापन के बीच जो है ना अगर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो काम कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, काम 0 हो जाएगा। और अगर थीटा का मान अगर 0 हो रहा है तो काम कितना हो रहा है? यह मैक्सिमम यानी काम महत्तम हो रहा है। चलिए आगे बताइए, वाला क्वेश्चन है कि किया गया काम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यह हो सकता है। और ऋणात्मक काम होने के लिए डिग्री में थीटा का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। बताइएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल होगा। और ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा, किसी वस्तु में काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और काम करने की दर पूछेगा तो यही शक्ति कहलाती है, ठीक है। आगे बताइएगा कि कार्य के प्राप्त द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को जो 2 भागों में बांटा गया, और यांत्रिक ऊर्जा का 2 भाग कौन हो जाएगा? स्थितिज और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हो जाएगा। बताइए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा mgh जो है वो हो जाएगा। बताइएगा कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा रहती है? ये स्थितिज ऊर्जा रहेगी, ठीक है। चाबी जो घड़ी में संचित रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, ठीक है। तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, कमानी में ऊर्जा में कमानी अगर उसमें भी है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि जो पक्षी अगर उड़ रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? दोनों ऊर्जा जो है वो होती है, स्थितिज और गतिज जो है उसमें दोनों हो जाती है। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रसायन विज्ञान में दिया गया था, और रसायन विज्ञान में जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा इसमें जो है सल्फर, इसमें जो है आपको पेज नंबर 357 दिया गया था, इसको बताइएगा कि सल्फर में बताइएगा पृथ्वी की पटल में जो है ना सल्फर का परसेंटेज कितना % हो जाएगा? ये 0.05% या 5/100% जो है, सॉरी 5, ठीक है 5/100% जो है ये हो जाएगा। आगे बताइएगा कि सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन में जो है ना कौन सा एक अम्ल है जिसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। आगे बताइएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है ना कितना % अम्ल जो है वो शुद्ध रहता है? 98% क्या होता है? शुद्ध होता है। और उसकी नॉर्मलता कितनी होती है?
18 मोल जो है इसकी नॉर्मलता जो है वो होती है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम शोधन में, उसके बाद जो है आपको संचालक में बैटरी के रूप में जो है, उसके बाद डिटर्जेंट उद्योग में रंजकों में किसका उपयोग किया जाता है? H2SO4 का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा कि लहसुन और प्याज में मौजूद कौन सा गुण पाया जाता है जिसके कारण वो जो है ना मुख्य सक्रिय रहता है? तो सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। आगे बताइएगा कि आयतन की दृष्टि से जो है ना वायुमंडल के 78% भाग में क्या है? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा नाइट्रोजन जो है ना अगर भार के हिसाब से देखिएगा, पूरे वायुमंडल के भार के हिसाब से नाइट्रोजन जो है वो कितना परसेंट है? वो 1/100। भार के हिसाब से 1/100, लेकिन आयतन की दृष्टि से कितना है? 78% नाइट्रोजन जो है वो हो जाता है। बताइएगा एक बंद कमरे में किसी व्यक्ति की मौत हो रही है तो उसमें किस गैस का जो है वो शराब आशंका माना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का आशंका जो है वो माना जाता है। आगे बताइएगा, और नाइट्रोजन गैस से पहली बार मृत्यु जो वो किया गया, सजाए मौत दिया गया, वो किस देश में किया गया है? अमेरिका देश में जो है सजाए मौत की सजा सुना गया, उसमें नाइट्रोजन गैस का जो है वो रिसाव किया गया था। आगे बताइएगा, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम में जो है ना वो क्या विद्यमान रहता है? तो यही नाइट्रोजन जो है विद्यमान रहता है, जबकि कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं होता है। प्राकृतिक रेशम में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं होता है। बताइएगा कि हंसाने वाला गैस का फार्मूला क्या हो जाएगा? N2, और इसी को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसी को लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस भी बोल सकते हैं। आगे बताइएगा, जो नाइट्रोजन का जो है निर्माण जो किया जाता है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? सॉरी, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? यह हैबर विधि द्वारा किया जाता है। और इसमें अमोनिया में जो है कि यौगिक बनता है जो कि नाइट्रोजन का यौगिक रहता है, और अमोनिया का सूत्र क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। NH3 हो जाएगा। आगे बताइएगा, अश्रु गैस में अमोनिया का उपयोग होता है कि नहीं होता है? इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि किसके स्थिरीकरण में भाग लेते हैं? जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण बनाए रखते हैं पेड़ पौधे की जड़ों में जाकर जो विद्यमान रहते हैं। और पौधे जो है ना नाइट्रोजन को किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं? या नाइट्रेट के रूप में जो वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो तरित के कारण जो है ना वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके जो है ना वो क्या बना लेता है? यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेता है। जो तरित के कारण जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बना लेता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो युद्ध के समय जो होता है ना धुआं का पर्दा, जो कि जिसको जो आप बोल सकते हैं जो कि धुआं गैस भी छोड़ा जाता है युद्ध के समय, धुआं का पर्दा बनाने के लिए जो है ना वो किसका उपयोग किया जाता है? यह आपको फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। PH3 का उपयोग जो है युद्ध के समय जो है दुश्मनों से छिप के भागने के लिए जो है जो धुआं गैस छोड़ा जाता है, जो कि एक सिलेंडर टाइप में आता है, बोतल टाइप में, उसको निकाल के छोड़ दीजिए, बाकी वहाँ से निकल लीजिए, पूरा धुआं हो जाएगा, अगला कुछ दिखेगा ही नहीं। मतलब धुआं का पर्दा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। और फॉस्फीन का सूत्र क्या हो जाएगा? PH3 जो है वो हो जाएगा। बताइएगा, दिया सलाय के लोली पर कौन सा रहता है? फास्फोरस। यह लाल फास्फोरस जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो किसका उपयोग जो है ना वह अनाजों के परीक्षण के रूप में किया जाता है? तो यह एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग जो है वो आपको अनाजों के परीक्षण में किया जाता है। और एल्युमिनियम जो है ना यह कैसा ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड हमेशा बनाता है। आगे बताइएगा कि चूहा के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। मतलब याद रखिए, जिंक फॉस्फाइड जो है वो आपको चूहा के विष के रूप में, और एल्युमिनियम फॉस्फाइड हो जाएगा तो अनाजों को भंडारण यानी सुरक्षण के रूप में, परिरक्षण के रूप में इसका जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा कि होम सिग्नल बनाने में किसके फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम के फॉस्फाइड का, यानी कैल्शियम का फॉस्फाइड का जो होम सिग्नल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जैसे जहाजों में संकेतक के रूप में जो है, समझते हैं ना, होम सिग्नल में घर पर बना सकते हैं इसको, इसका उपयोग जहाजों में संकेतक के रूप में भी किया जाता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि वर्ग 7A के तत्वों को क्या कहा गया है? हाइड्रोजन वर्ग कहा गया है। ठीक है, उसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस तत्व कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, जो कार्बनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? ये फ्रियोन जो है वो कहा जाता है। ठीक, और फ्रियोन जो है इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में एरोसोल में भी किया जाता है। और यह प्रशीतक के रूप में मुख्यतः कहाँ से निकलता है? ये AC और रेफ्रिजरेटर में से इसका रिसाव जो है वो होता है। बताइएगा, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत पर किसका परत चढ़ा रहता है? यह टेफ्लॉन का परत जो है वो चढ़ा रहता है। आगे बताइएगा,
जो पीवीसी जो पॉलीविनाइड क्लोराइड जो होता है पाइपों में किया जाता है, रंजक किया जाता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसमें क्लोरीन का उपयोग जो है वो किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। हरिशंकर बाबू क्या देख रहे हैं उधर अभी? आप क्लोरीन को मत देखिए, यहाँ देखिए, किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताएगा तरल अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। और अधातु कितना है? मतलब आधुनिक आवर्तसानी में अधातु कितना है? 22 गो है। 11 + 1 + 10, 7 में 11 + 1 + 10। 11 को गैसीय अवस्था में है, एगो जो है वो द्रव अवस्था में, और 10 गो है वो ठोस अवस्था में हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है जो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फोटोग्राफिक प्लेट में जो है आपको AgBr का उपयोग जो है वो किया जाता है। समझ रहे ना उमाकांत बाबू? मतलब यूं ही नहीं मंजिल मिल जाती है भटकते भटकते, गुमनाम तो वो है जो घर से कभी निकले ही नहीं है। समझ रहे? तो आप घर से निकल चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत जो है ना वो क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताएगा समुद्री घास जो है ना वो किस आयोडीन से प्राप्त किया जाता है? लेमनेरिया नामक आयोडीन से प्राप्त किया जाता है। आगे बताएगा आयोडीन जो है ना नेचुरल टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और आयोडीन का उपयोग खाने के नमक के रूप में भी जो उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि आयोडीनीकृत अगर नमक मिल रहा है इसका साधारणतः नाम क्या दिया जाता है? यह पोटेशियम आयोडाइड इसका नाम जो है वो दिया जाता है। और यह आयोडीन में धात्विक चमक होती है कि नहीं होती है? इसमें मात्र एक ऐसा धातु है जो कि अपवाद की श्रेणी में आता है। अधातु होते हुए भी इसमें क्या होती है? धात्विक चमक जो है वो होती है। चलिए, कोई दिक्कत? बैठने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कार्बोरेंडम हो जाएगा। आगे बताइएगा कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य रूप से कौन हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO हो जाएगी। आगे बताइएगा इसकी विषाक्तता जो होती है ना मुख्यतः रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित कर देती है, इसलिए यह जो है वायु प्रदूषक में सबसे हानिकारक गैस जो है वह माना गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति जो है ना यह कौन से अम्ल को समाप्त कर देती है? तो यह आपको कार्बोलिक अम्ल की इसको जो है वो समाप्त जो है वो कर देती है। अब जो है स्टार्ट किया जाता है जो कि बायोलॉजी हो जाएगा, और लुसेंट बुक के सीरीज के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो बायोलॉजी में बताइएगा जो कि आपको पेज नंबर 369 नया लुसेंट के बुक से दिया गया था। बताइएगा प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का जो है ना संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है वो किया गया था। बताइएगा कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि RNA कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA। MRT यानी 3 प्रकार के क्या होते हैं? RNA होते हैं। तो R वाला RNA जो होता है यह राइबोसोम पर लगा होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? सहायता करता है। tRNA जो है ना ये इसको ट्रांसफर RNA भी कहा जाता है, और यह जो है आपको प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और यह जो है जहाँ पर प्रोटीन बनता है वहाँ पर यह जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। और प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। और mRNA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैसेंजर RNA हो जाएगा। और यह केंद्रक के बाहर आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है कौन सा अमीनो एसिड चुनना है। यानी प्रोटीन संश्लेषण के बाद किसका निर्माण होता है? अमीनो एसिड का निर्माण होता है। यही mRNA इसका मुख्य भूमिका इसमें निभाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि DNA में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? इसमें केंद्रक जो है वो पाया जाता है। आगे बताइएगा कि इसमें क्षार जो है DNA में कौन कौन हो जाएगा? सुनिएगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसाइनिन। 4 प्रकार के क्षार हो जाएंगे इसमें, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसाइनिन हो जाएंगे। और RNA में यही चेंज हो जाता है, और यह थाइमिन की जगह क्या जाता है? यूरेसिल। बाकी 4 गो में वही रहता है, और थाइमिन की जगह क्या जाता है? यूरेसिल। यही पूछता है कि इसमें से किसके जगह पे कौन उठ के चलाता है, तो थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरेसिल। बाकी एडेनिन, गुआनिन भी रहता है, लेकिन इसमें जो है आपको थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरेसिल जो उठ के चले जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि DNA में शर्करा होती है? हाँ होती है, इसमें भी होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। क्लोरोप्लास्ट का खोज किसके द्वारा किया गया था? स्पिंचमर के द्वारा क्लोरोप्लास्ट का खोज किया गया था। बताइए तारकाई खोज किसके द्वारा किया गया था? बोबेरी होगा। केंद्रिका पूछेगा तो फोंटाना। क्रोमोसोम पूछेगा तो हॉफमिस्टर। गुणसूत्र पूछेगा तो हॉफमिस्टर। क्रोमोसोम को क्या कहा गया है? गुणसूत्र कहा गया है। आगे बताइए लाइसोसोम पूछेगा तो डी डुबे। राइबोसोम पूछेगा तो
पैलेड हो जाएंगे, ठीक है। जीव द्रव्य पूछेगा तो टुजारडीन। नामकरण कौन किए थे? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि क्रोमेटिन पूछेंगे तो कौन हो जाएंगे? फ्लेमिंग। क्रोमेटिन खोज कौन किए थे? फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा तो अल्टमैन इसमें देता है, 1882 में किया था खोज, 86 में। इससे पहले भी और कौन कर चुके थे? नहीं तो नामकरण किया था ना, इससे पहले वो इसे खोज भी किए थे कुछ में, हाँ दिए हुए थे इसमें। इसमें लूसेट में जो है ना आपको हर जगह अल्टमैन ही देता है। आगे बताइए कोशिका विभाजन जो है ना इसको सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? बिरचाऊ के द्वारा देखा गया, ठीक है। आगे बताइए कब देखे थे इसको? 1855 में देखे थे, 1855 में देखे थे। आगे बताइए कोशिका विभाजन जो है मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन होता है कोशिका विभाजन? और सिर्फ सूत्री सूत्री बोलने से काम नहीं चले वाला, ठीक है ना, ठीक है। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, जीवाणु और अमीबा और प्रोटोजोआ में कौन सा सूत्री विभाजन होता है? असूत्री विभाजन जो है यह होता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका विभाजन को कायिक मतलब कौन सा कोशिका विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है? ठीक है, समसूत्री में होता है। और जनन कोशिका में पूछेगा तो अर्धसूत्री कोशिका में विभाजन होता है, ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन जो है ना इसकी प्रक्रिया जो है जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे, वह किसके द्वारा देखा गया था? ये आपको वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा 1879 में इसको देखा गया था कि समसूत्री विभाजन जो है यह जंतु कोशिका में भी जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ना इसका खोज किसके द्वारा, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? फॉर्मर और मूरे के द्वारा। अर्धसूत्री का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? फॉर्मर और मूरे के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका खोज जो है ना वो किसके द्वारा किया गया था? बिजमैन के द्वारा किया गया था। खोज पूछेगा तो ये बिजमैन के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका जो सबसे पहले विस्तृत अध्ययन पूछेगा ना तो ये स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। तीनों याद रखिएगा। खोज पूछेगा तो बिजमैन, खोज पूछेगा तो बिजमैन के द्वारा, ठीक है ना। और नामकरण पूछेगा तो फॉर्मर और मूरे के द्वारा। और उसके बाद सबसे पहले विस्तृत अध्ययन पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? ये स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। स्ट्रासबर्गर। और एक बर्गर भी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे लेटेस्ट गेंदबाज बने थे, नील बर्गर बने थे, जो कि इनका नाम बर्गर हो जाएगा। देखिए यह जो है ना ये तीनों बात बताइए किस विभाजन, किस कोशिका के विभाजन के लागू होता है? यह अर्धसूत्री कोशिका में विभाजन जो है वो होता है। समसूत्री में जो होता है वो विभाजन के बाद कितने डॉटर सेल का निर्माण होता है? 2 का। समसूत्री में 2। और अर्धसूत्री में पूछेगा कोशिका विभाजन के बाद जो कितना डॉटर सेल बनता है? तो 4 को। बात याद रखिएगा, पहले समसूत्री में क्या होता है, सॉरी जनन कोशिका में पहले होता है अर्धसूत्री होता है, उसके बाद फिर समसूत्री होता है। तो ये 2 पहले में टूटता है, फिर उसके बाद समान रूप से फिर 2 में टूटता है। तो 2 कितना होता है? 4। यानी अर्धसूत्री में टोटल 4 डॉटर सेल बनता है और समसूत्री में 2 बनता है। और दोनों समान रूप से जो विभाजित जो है वो होता है। और इसका जो है जंतु कोशिका में भी होता है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था समसूत्री विभाजन का? यह वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रत्येक जोड़े में गुणसूत्र जो है ना छोटे और मोटे हो जाते हैं, इसका नाम क्या दिया गया था? यह पेक्टाटिन इसका नाम जो है वो दिया गया था। क्या दिया गया था? पेक्टाटिन इसका नाम जो है वो दिया गया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो क्रॉसिंग ओवर जो है ना हमेशा किस क्रोमेटिड के बीच होता है? नॉन एस्टियर क्रोमेटिड के बीच हमेशा जो है ये आपको क्रॉसिंग ओवर जो हमेशा उसी के बीच में जो होता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो गोल्जी काय की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह कैमिनो गोल्जी के द्वारा इसका खोज जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विभाजन में जो है ना कोशिका विभाजन में सबसे मतलब बहुत ही कम समय लगता है? समसूत्री में या अर्धसूत्री में? तो समसूत्री में जो है वो कम समय लगता है और अर्धसूत्री में क्या होता है? अधिक समय जो है वह लगता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है जो कि इसमें जो होमवर्क दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो आपको स्टार्ट किया गया जो खेलकूद था, चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आप खेलकूद को स्टार्ट कर रहे हैं तो बताइएगा जो कि किसी ओलंपिक में सबसे अधिक 55 गोल्ड मेडल जीतने वाला विश्व का रिकॉर्ड किस देश के पास है? रूस के पास है। मतलब जिस समय उस समय किसके पास है? ये रूस के पास है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक जो है 1988 के सियोल ओलंपिक में जो है वो जीत चुका था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे पहली बार ओलंपिक जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? एथेंस यूनान में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला
प्रथम खिलाड़ी जो था उसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मन प्रिजार्ड। यह आपको एक प्रकार का एंग्लो इंडियन हो जाएगा, यह कहाँ का, इनका जो नाम हो जाएगा नॉर्मन प्रिजार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और यह 1900 के दूसरा ओलंपिक हुआ था, मतलब 4 साल हुआ था, 1896 प्लस 4 कितना होगा 1900। दूसरा ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, और इसी में यह जो है भाग लिए थे। आगे बढ़ेगा, और भाग लेने के बाद जो है ना ये रजत पदक जो है उठा के वहाँ से लाए थे। आगे बढ़ेगा, क्रिकेट का पहली और आखिरी बार जो है ना शामिल किया गया था, वो कौन से ओलंपिक में किया गया था, वही 1900 में दूसरा ओलंपिक में क्रिकेट को पहली और आखिरी बार। अब तो आखिरी नहीं बोल सकते आप, फिर से इसको हैंडल मार दिया गया है। यह 2000 कब होने वाला है, 2028 का ओलंपिक का होने वाला है। ये लॉस एंजल्स अमेरिका में T20 फॉर्मेट को क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, जो ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, ये मिल्खा सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, ये एथलीट है और धावक से संबंधित हो जाएगा। और जी मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, ये गोल्फर हो जाएंगे, ये गोल्फ खेलते थे, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो ओलंपिक में गए थे, जो कि मिल्खा सिंह हो जाएंगे, यह 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर का दौड़ में कैमा स्थान लाए थे, चौथा स्थान लाए थे। 400 मीटर के ओलंपिक में, 400 मीटर के रेस में कैमा स्थान लाए थे, चौथा स्थान लाए थे। और यह 1960 का ओलंपिक जो यह खेले थे, 1960 में ओलंपिक हुआ था रोम, जो किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइएगा, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी जो है ना, वो किस ओलंपिक से दिया गया था, वही दूसरा वाला 1901 नहीं 1900 में दिया गया था। 1900 ओलंपिक में ही महिलाओं की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित जो है वो कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है, लरीना लावनिना जो इनकी नाम हो जाएगी। यह ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीत के लाई है, और यह जिम्नास्टिक हो जाएगी। और यह 9 गो गोल्ड मेडल के साथ टोटल 18 पदक है, 9 दूनी 18, 9 गो गोल्ड मेडल इनके पास है, और टोटल मिला के 18 गो पदक जो है जीत चुके हैं। यह जो है जिम्नास्टिक से संबंधित हो जाएंगे, और इनका नाम हो जाएगा जो कि लवनीना बरगोन नहीं, लवलीना जो है इनका नाम हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको लास्ट में भूगोल दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। बताइएगा कि भारत जो है, भारत यह जो है किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ना उत्तरी अक्षांश के बीच कितना हो जाएगा, यह 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री, बस स्पीड में लपटते रहते हैं, 6 डिग्री 4 से लेके 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है यह हो जाएगा। इसमें सेकंड और घंटा कोई बात ही नहीं है, 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है यह होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, 3287,263 होगा, 3287,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कैमा स्थान पर है, यह 7वें स्थान पर, रुक चिन्ह अब आ भारत। आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन है कि जबकि जनसंख्या के दृष्टि से कैमे स्थान पर है, दूसरे रखिए, 11 के जनगणना रखिए, अभी तक 11 के जनगणना चल रहा है, 2011 के हिसाब से कैमे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। और बिहार जो है पूरे राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से कैमे स्थान पर है, ये तीसरा स्थान पर है, कैमे स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, ठीक है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन है, आगे बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना 8वां सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, अर्जेंटीना, जो कि किसके बाद आता है, भारत के बाद आता है, ठीक है। आगे बताएगा, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट है, 2.42%, 2.42% हो जाएगा। और 17.5% जो है वो जनसंख्या में हो जाएगा। क्षेत्रफल में 2.42% और जनसंख्या में पूरे विश्व का कितना है, 17.5% हो जाएगा। ये सभी डाटा जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो ये ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, 3214 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, और पूरब से पश्चिम पूछेगा तो ये 2933 किस में, मीटर में है ना, ये किलोमीटर में जाएगा, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन तटीय भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7516.6, 7516.6। लेकिन मुख्य भूमि के साथ पूछ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा जो है ना, इसका विस्तार कितना समुद्री मील तक है, यह 12 समुद्री मील तक जो है इसका विस्तार हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत जो है सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगाता है, यह बांग्लादेश के साथ। कितना लगाता है, 4096.7,
7। और भारत में भी सबसे अधिक कौन लगाता है? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश लगाता है, बांग्लादेश से सटता है पश्चिम बंगाल और ये लगाता है 2216.7। याद रखिएगा 4096.7 ये भारत लगाता है सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा बनाएगा राज्य पूछेगा तो WB के साथ, और ये कितना लगाता है? 2216.7। उसमें भी 0.7, इसमें भी 0.7 हो जाएगा। आगे बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ कितना लगाता है? 33-23। पाकिस्तान के साथ 33-23, और सबसे कम पूछेगा तो ये अफगानिस्तान से लगाता है 106 किलोमीटर। यही जोरदार के जो है ना 15,106.7 किलोमीटर हो जाता है लंबाई पूरे भारत। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के कुल कितने राज्य जो है ना पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं? 16 गो राज्य। 16 गो ऐसा राज्य है जो कि पड़ोसी देश के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। आगे बताइए भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश में जो है ना ये कौन कौन देश जो कि जल से भी लगाता है और स्थल से भी सीमा लगाता है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये दोनों 3 को देश ऐसा है जो कि जल और स्थल दोनों से लगाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और यह बृहत निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी कि इसको क्या कहते हैं? बड़ा निकोबार बोल सकते हैं, ग्रेट निकोबार बोल सकते हैं। आगे बताइएगा सबसे पहले इसका नाम यानी इंदिरा पॉइंट का नाम क्या था? पिगमिलियन। क्या था? हाँ, पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा यह जो है पिगमिलियन पॉइंट यह भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे बताइएगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल हो जाएगा। और पश्चिमी बिंदु का नाम पूछेगा तो ये गुहार मोती या सरक्रिक बोल सकते हैं, और पूर्वी बिंदु पूछेगा तो कीबुथु। कौन हो जाएगा? कीबुथु। कीबुथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बताएगा जाफना और जाफना द्वीप जो है कहाँ स्थित है? श्रीलंका में हो जाएगा। और पॉइंट पेड्रो कहाँ हो जाएगा? पेड्रो और जाफरा ये भी कहाँ दोनों? श्रीलंका में हो जाएगा। आगे बताइएगा जो कोलवा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और पॉइंट काली मेरे कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पॉइंट काली मेरे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित होगा। पेड्रो जाफना कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा बनाती है? मैकमोहन। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में किया गया था। ठीक है, 1914 में किया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो काराकोरम रेंज जो है ना भारतीय उप महाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है, और यह 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर जो है जो कि काराकोरम में सबसे लंबा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि धरती को छोड़कर, धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर हो जाएगा तो किसको जो है ना तीसरा ध्रुव कहा गया है? यही सियाचिन या काराकोरम को क्या कहा गया है? धरती का तीसरा ध्रुव जो है वो कहा गया। मतलब इतना बड़ा है कि इसको तीसरा ध्रुव के संज्ञा भी जो है वो दिया गया है। यहाँ बहुत ही ठंडी रहती है। क्या रहती है? बहुत ही ठंडी रहती है। और सबसे ऊंचा जो है ना आपको मैदान पूछेगा, युद्ध का मैदान भी कौन हो जाएगा? यही सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा अगला सियाचिन पड़ता कहाँ है? ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। लेकिन अब यह रेखा किसके किसके बीच चला गया है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चला गया है। ठीक है, और यह रेखा जो है ना डुरंड के द्वारा 1896 में जो है वो खींचा गया था। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच पूछेगा तो रेड क्लिफ रेखा। और इसको कब खींचा गया था? इसमें दिल 15 अगस्त 1947 है, कोनो में 17 अगस्त 1947 देता है। तो 15 अगस्त इसमें दिए, और महेश बनवाल में जो ना 17 अगस्त 1947 देता है। बताइएगा कि यह भी रेखा कौन खींचे थे? यह रेड क्लिफ के द्वारा ही रेखा खींचा गया था। बताइएगा कि शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। और ठगी प्रथा का जो उन्मूलन किया गया जिसमें ठग किस देवी की पूजा करते थे? काली देवी का पूजा करते थे, देवी काली का। और ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था? कर्नल स्लीमैन के सहयोग से किया गया था। और करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पटकाई की पहाड़ी जो है ना किससे किसको अलग करती है? भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत को म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, आगे बताइएगा कि दक्षिण में भारत और दक्षिण भारत में जो है ना एक जल संधि है, उसका नाम बताइएगा। पाक जल संधि है। ठीक है, आगे बताइएगा पाक जलडमरू के मध्य में कौन सा सेतु स्थित है? राम सेतु। इसी को एडम ब्रिज यानी आदम का पुल भी कहा गया है। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत का मानक समय जो है ना इलाहाबाद के कहाँ से गुजरती है?
इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। आप नैनीताल पहुंचा रहे, इलाहाबाद में नैनीताल के आ गया, ये इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। दोनों को जो है ना अगल बगल में बैठ उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए, ये 8 राज्यों से जो है वो गुजरती है। आगे बताइएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है ना दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। आगे बताइएगा कि सबसे अधिक राज्यों और राज्यों की सीमाओं लगाने वाला एकमात्र राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसका राज्य कितना, इसका सीमा कितना राज्य से लगता है? 8 गो राज्य से यह सीमा बनाता है। ठीक है, और इसमें एक आता है क्या कहते हैं, यूटी भी आता है, जो कौन हो जाएगा? नई दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत राज्यों में जो है ना सबसे अधिक लंबा सीमा जो है ना तटीय पूछेगा तो किस राज्य से लगता है? ये गुजरात से लगाता है 1663 किलोमीटर। और इसके बाद पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। और तटीय सीमा में पूछेगा सबसे अधिक कितना राज्य जो है वो तटीय सीमा से बनाता है? ये ठीक है, 9 राज्य जो है वो सीमा बनाता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, बताइए काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। हाँ, अब लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, अदिल दर्रा भी कहाँ है? लद्दाख में है। बताएगा रोहतांग दर्रा कहाँ है? एचपी में हो जाएगा। बारालाचा कहाँ है? एचपी में हो जाएगा। बारालाचा, रोहतांग और उसके बाद जो है आपको सिपकिल्ला, ये तीनों कहाँ हो जाएगा? एचपी में। लिपुलेख, माना, नितिन और कहाँ हो जाएगा? ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, नाथुला, जलेपला, बोमडिल्ला, ये बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बाकी सब हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। दीफू, तुजू, यांगयाप और बोमडिल्ला ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जो है वो हो जाएगा। तो जो करंट इसमें जो लूसेंट का सीरीज था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है, जो कि एसपीडी बुक के माध्यम से रहता है। तो शुरू से शुरू किया गया है फिर से 2024 जो कि अब खत्म होने वाला है, लेकिन यहाँ डिस्कशन जो है एक बार पूरे खत्म करके उसके बाद जो है आपको जनवरी में स्टार्ट किया गया, मतलब 2024 में जनवरी स्टार्ट किया गया, जनवरी खत्म हो गया है। अब स्टार्ट किया जाए जो कि फरवरी हो जाएगा। बताइएगा फरवरी भी आज खत्म हो जाएगा, आज मार्च तक पहुंच जाएंगे। बताइएगा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 5 करोड़ बनाने वाला उत्तर प्रदेश बन गया। बताइएगा बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये सुमन कुमारी जो है वह बनी है। आगे बताइएगा कि कौन सी राज्य सरकार जो है ना वो MYUVA योजना शुरू करेगी? ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है यह स्टार्ट करने वाली है एम युवा योजना। कौन युवा योजना? एम युवा। देखिए इसको तोड़ दिए तो आप लोग लपटा गए ना, एम भाई यू भी बोले तो फंस जाते, लेकिन बोल दिए MYU भी ये बोले गड़बड़ा गया, लेकिन एम युवा पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बताइएगा कि बॉब जोन्स पुरस्कार जो है ना किसको दिया गया है? टाइगर वुड्स को दिया गया है। ये गोल्फ के खिलाड़ी हो जाएंगे, टाइगर वुड्स हो जाएंगे। इनको बॉब जोन्स पुरस्कार जो है वो दिया गया 2024 में दिया गया। आगे बताइएगा कि किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आदित्य योजना स्टार्ट किया है? यह जो है रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन हो जाएंगे? यह आपको हो जाएंगे कौन? राजनाथ सिंह। और गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह। और सहकारिता मंत्री पूछेंगे तो अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन रैंकिंग में जो है ना कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जो है ना यह कहाँ लॉन्च किया गया है? यह केरल में लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा बताइएगा इंदिरा गांधी प्यारी सुख बहिना योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? HP में स्टार्ट किया गया। बताइएगा कि राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? बागवानी बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। बताइए कौन सा देश जो है ना गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना देगा? ये फ्रांस बना देगा। ठीक है, बताइएगा सवेरा कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया है? हरियाणा। और ये किससे संबंधित है? ये ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। बहुत अच्छा बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? यतिन भास्कर के द्वारा जीता गया है। बताइएगा क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 जो है ना इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये चंडीगढ़ जो है वो शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो इसमें रखा गया है। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम जो है वो क्या हो जाएगा? होमोसेफ एटम। क्योंकि सेफ्टी टैंक सफाई करने वाला रोबोट है इसलिए इसका नाम रखा गया होमोसेफ एटम नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक पेज और है
बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र जो है अपनी मुद्रा क्या किया है? अवमूल्यन कर दिया। ठीक है, आगे बताइएगा कि पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 जो है ना पूर्वोत्तर भारत में कहाँ आयोजन किया गया इसका? तो ये इम्फाल में किया गया। और इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर। और मणिपुर की स्थापना 1972 में किया गया। ठीक है, बताइएगा कि प्रसार भारती की नई सेवा जो कि पीवी शब्द लॉन्च किया गया है, पीवी शब्द देने वाले कौन हो जाएंगे? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। वर्तमान में कौन मंत्री है अभी? खेल मंत्री हो जाएंगे। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि 2023-24 में रणजी ट्रॉफी जो है ना वह किसके द्वारा जीता गया है? मुंबई। किसको हरा के जीता है? ये विदर्भ को हरा के जीता है। मुंबई जो है, गलती बोल दिए क्या? मुंबई विदर्भ को हरा के जीता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि 2024 में जो है ना प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने के लिए सेला टनल को जो है वो स्टार्ट किया है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जो 2024 में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? ये कुशीनगर में किया गया है। कहाँ किया गया है? कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में जो है वो पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ना सबसे कम होता है? बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि फसाई के द्वारा जो है ना भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में नामित किया गया है? 100 मतलब जेलों को नियुक्त किया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए जो है ना बीमा पेंशन योजना शुरू किया है? यूएई के द्वारा जो वो किया गया। किसके द्वारा किया गया है? यूएई के द्वारा जो वो किया गया। और यूएई के जो है ना राजधानी कहाँ पड़ती है? अबू धाबी जो है यूएई की जो है वो राजधानी जो है वो पड़ती है। तो जो होमवर्क और एक और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? क्रिस्टोना पिसकजोवा के द्वारा जो वो जीता गया है। जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से हमारे द्वारा डिस्कशन टीम करके जो डिस्कशन करा के खत्म कर दिया गया है। और होमवर्क के खत्म करने के साथ साथ जो हर दिन की भांति जो क्यूज के लास्ट में क्वेश्चन पूछने का सिलसिला रहता है, तो कल के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि आँखों का, किसका? आँखों का। आप लोग को जवाब नहीं देना, ये आप लोग जो ऑनलाइन देखते हैं उन सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है ये कि आँखों का रंगीन भाग जो होता है ना उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, आँखों के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब, और ये क्वेश्चन शायद आज टेस्ट में दिया गया था ना हरिशंकर बाबू, आँखों के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे एफएमएससी परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।